हेलो गाइज, आप सभी को करियर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आप देख रहे हैं हेडिंग मैथमेटिक्स भाग 2 है। ये पेपर 1 का भाग 2 है। तो आज हम मैथ से पैडागोजी पर हम चर्चा करेंगे, एकदम फुल्ली मतलब व्याख्या के साथ हम पैडागोजी पर चर्चा करेंगे। कि पैडागोजी बहुत मतलब बच्चे का क्या होता है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, तो आज हम पैडागोजी पर क्लियर करेंगे। कंटेंट तो बना ही लेते हैं किसी न किसी तरह, लेकिन पैडागोजी जो है बहुत ही समझने का चीज़ है, तो उसको पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए आज से हम पैडागोजी मैथ का स्टार्ट करें। ये दिसंबर 2019 का पेपर है, समझ गए, दिसंबर 2019 का पेपर है। तो इससे हम मैथ का आज पैडागोजी पर हम मैथ के पैडागोजी से हम आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उस पर एकदम व्याख्या के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पैडागोजी देख लीजिए कहाँ से स्टार्ट है। और एक जैसे इसमें एक ये भी क्वेश्चन है कि ये भी क्या है, मतलब भाषा से रिलेटेड है, यानी कि भाषा वाला क्वेश्चन जो है पैडागोजी में ही आ जाता है। समझिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो एक में है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं। तो प्राइम नंबर जानते हैं आप लोग, वैसी संख्याएं जो एक से कटता है या फिर अपने आप से कटता है, सेल्फ से, यानी कि या तो एक से कटेगा या अपने आप से कटेगा अभाज्य संख्या। और विषम संख्याएं जो दो से नहीं कटेगा। तो सभी अभाज्य संख्याएं जो है विषम संख्याएं क्या होता है, नहीं हो सकता। अरे क्या है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं है। तो सभी अभाज्य संख्या देख लीजिए, दो क्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन यह विषम नहीं है, समझ गए, तो ये नहीं होगा। चलिए, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है, ये तो सही है, बहुत है अभाज्य संख्याएं। 3 में अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब सही बात है, अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या एक और सेल्फ होता है। और 4 में एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। एक अंक वाली, एक तो 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। एक अंक की कितने, 4 ही है, 4 अभाज्य संख्याएं, ये तो सही है। तो 1 2 3 4 सही है, एक क्या है इसका गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, 1 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। चलिए, तो ये समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब तो बनाने वाला है, चलिए बनाने वाले पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। अभी सिर्फ हम पैडागोजी और जो भाषा से रिलेटेड है वैसा क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। ये भी बनाने वाला है। रेलगाड़ी से जुड़ा क्वेश्चन हम करेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार आता ही आता है। तो ऐसा क्वेश्चन ऐसा हम चर्चा कर देते हैं इसी में। चलिए देख लीजिए, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 यानी कि 16 बज के यानी कि 4:30 पे रेलवे टाइम के अनुसार 24 घंटा के अनुसार समय चलता है, समझ गए। यानी कि 12 के बाद एक नहीं होगा, 13 14 15 इस तरह से चलता है। तो 16:30 का मतलब हो गया कि 4:30 बजे प्रस्थान करती है शाम में, और अपने गंतव्य पर जो है 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। तो इस समय इस यात्रा का कुल समय कितना है। तो इसमें दोस्तों आपको ध्यान देना होगा कि पहले एक दिन कितना चला, 29 अगस्त 2019 को वो कितना देर चला, सो एक दिन का निकालना पड़ेगा। तो एक दिन का निकालने के लिए समय हमें 24 घंटा से क्या करना है, 16:30 घटा देना है। तो यह 00 और ऊपर जब छोटा रहे नीचे बड़ा रहे तो क्या करते हैं, इधर बगल वाले से एक क्या करते हैं, मिनट हम ले लेते हैं। तो 60 यानी कि मतलब 1 घंटा ले लेते हैं, ठीक है। तो 60 मिनट हो गया, इधर 60 में से 30 मिनट हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 और यहाँ पे बचेगा 23। तो 13 में से 6 जाएगा, तो 3 4 5 6, तो 7 होगा और इधर कट जाएगा। तो 7 घंटा आज एक दिन चला 29 अगस्त को। और 30 अगस्त को है जो दोस्तों पूरे दिन चलेगा कितना, 24 घंटा। तो इसमें 24 जोड़ देंगे। और जो है बोल रहा है 31 अगस्त को सुबह 8 बजे यानी कि 8:45 है, तो रेलवे टाइम के अनुसार ये सुबह का समय हुआ। अगर शाम का रहता तो कितना दिया रहता, 12 और 6 18:45 रहता, ठीक है। तो ये क्या है, सुबह का समय। तो उस दिन जो है 31 अगस्त को ये कितना चला, तो इतना ही देर चलेगा, 8 घंटा 45 मिनट। तो इसमें 8 घंटा 45 मिनट भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 4 3 7 हो जाएगा। और इस तरह से इधर जोड़िएगा तो 7 4 11 और 11 और 8 हो जाएगा 19 का 9 हासिल 1 और 2 और 1 3। इधर 75 मिनट है तो 1 मिनट 1 मिनट ले लेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 40 और इधर बच गया 15, तो 40 घंटा 15 मिनट किस में है, तो 4 नंबर ऑप्शन में है।
तो ये ऑप्शन हो जाएगा किसका 4 नंबर। इसको समझिए आप लोग, अच्छा समझ गए ना। देखिए 29 अगस्त को वो चला, तो 29 अगस्त को रात 12 बजे तक ही ना चलेगा, उसको अगला दिन तो मतलब 30 अगस्त आ जाएगा। तो 29 अगस्त को मात्र 7 घंटा 30 मिनट चला वो। 24 में से हम पूरा दिन में से क्या करेंगे, उतना जितना चल गया है उतना घटा देंगे। और फिर 30 अगस्त को जो है दोस्तों रात 12 बजे के बाद 1 बजे से लेकर के मतलब रात 12 बजे तक चलेगा। यानी कि इस सुबह से मतलब 29 अगस्त के रात 12 बजे, तो 29 अगस्त ख़त्म हो गया, 1 बजे से क्या हो जाएगा 30 चालू हो जाएगा। तो 1 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक क्या हो जाएगा, पूरा 30 तारीख को होगा। तो 30 तारीख को पूरा दिन वो चल गया, तो 24 घंटा चल गया। और फिर 31 तारीख को जो है दोस्तों वो सुबह में 8 बजे तो पहुँच ही गया, 8:45 में। तो उसका तो 31 तारीख का तो टोटल समय काउंट होता है, जितना देर में पहुँचेगा उस दिन जितना चलेगा टोटल काउंट होता है, ठीक है। तो टोटल को जोड़ दिया तो 40 घंटा 15 मिनट आ जाता है। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस पर और डिस्कस होगा दोस्तों, और क्वेश्चन लेकर के हर बार क्वेश्चन आता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम करवा दिए। चलिए ये भी क्वेश्चन बनाने वाला है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। कोई हम कंटेंट का भी हम जो है वीडियो बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए यहाँ से पैरागोजी आ गया है, देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए कक्षा, तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया। क्या लिखने के लिए कहा गया, 44। तो कुछ ने 404 लिख दिया। क्या लिख दिया, 404। तो अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे, यानी कि इसको आप किस तरह से संबोधित यानी कि बताएंगे। तो यानी कि ये जो है क्या है, शिक्षण शास्त्र है। शिक्षण शास्त्र आपके जो है मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करता है कि आप बच्चों के, आप एक अध्यापक के नाते कितना सोच सकते हैं, समझ गए। तो एक बच्चा ने 44 लिखा, 44 लिखने के लिए आप बोले, वो लिख दिया 404। तो आप उसको किस तरह से संबोधित करेंगे, तो एक में देखिए उसकी कॉपी में सही उत्तर लिखेंगे, इससे बच्चा नहीं समझ पाएगा, ठीक है। उसे मूर्त पदार्थ से विनिमय समझाएंगे। बच्चे देखिए आपको हम ELPS थ्योरी बताएंगे, यानी कि ELPS क्या होता है, यानी कि एक्सपीरियंस, ELPS एक्सपीरियंस, उसके बाद होता है लैंग्वेज, उसके बाद होता है पिक्चर, और उसके बाद होता है सिंबल। तो बच्चों को सबसे शुरुआती में हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव के द्वारा हम उसको बताते हैं, यानी कि जो उसके पास अनुभव है उसको हम, ठोस वस्तु है उसके अनुभव को लेकर के हम पहले दिखाते हैं, मूर्त पदार्थ को हम दिखाते हैं, ठीक है, उसके जो अनुभव से। तब हम क्या करते हैं, लैंग्वेज से, वो भाषा के माध्यम से उस ठोस चीज़ को बताते हैं, फिर पिक्चर दिखाते हैं, तब लास्ट में उसको संकेत हम दिखाते हैं, समझ गए। तो ये ऑप्शन उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय समझाएंगे, उसे मूर्त पदार्थ को लेकर के और क्या करेंगे, उसका कक्षा 2 का ही तो बच्चा है, तो उसको हम मूर्त अनुभव से करवाएंगे ना हम, समझ गए। इसमें समझ गए बच्चों को हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लास 2 का तो बच्चा ही है, तो उसको क्या करेंगे, हम अनुभव के द्वारा पहले मूर्त वस्तु से हम उसको करवाएंगे, उससे वो क्या होगा, ज़्यादा समझ जाएगा, ज़्यादा समझेगा। तो ELPS थोड़ी बच्चों को मैथ पढ़ाने में बहुत ही काम आता है, बहुत ही मददगार है। पहले हम अनुभव बच्चों को लेते हैं, उसको मूर्त वस्तु को दिखाते हैं, फिर उस मूर्त वस्तु को भाषा के द्वारा, कहानी के द्वारा बताते हैं, फिर उसका फोटो दिखाते हैं, और तब जाके लास्ट में सिंबल हम उसको बताते हैं, चिन्ह बताते हैं कि क्या होगा इसका, समझ गए। तो उन्हें मूर्त पदार्थ से हम विनिमय करवा के समझाएंगे, समझ गए। उसको एक उस समूह में रखेंगे जिसमें सही लिखा है, ये गलत है, इससे हम इस तरह से हम नहीं संबोधित कर सकते हैं। उन्हें उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, ये भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। चलिए अब फिर 42 देखते हैं। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण यानी कि मैपिंग का परिचय देने का प्रमुख प्रयोजन क्या है। तो देखिए प्रतिचित्रण में जो है दोस्तों, यहाँ पर इसमें होता क्या है कि प्रतिचित्रण में जिसमें हम क्या करते हैं कि एक डायग्राम बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को स्थानीय मान यानी कि स्थानिक चिंतन यानी कि बैठे बैठे यहीं किसी चीज़ के दूरी का अनुमान लगाना, ठीक है। तो स्थानिक चिंतन, साथ में जो है अनुपातिक विवेचन के बारे में भी हम बताते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और इसमें जो है गणित के कई विषयों का समाकलन जो है किया जा सकता है, जैसे त्रिविमीय विचार की क्षमता को प्रोत्साहित हम करते हैं, अनुपातिक विवेचना के क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, एक में है त्रिविमीय विचार को प्रोत्साहन देना, ये सही है। अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहित देना, ये भी सही है। विषय को सरल और रुचिकर बनाना, ये नहीं होगा, ठीक है। संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना, ये नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, A और B
यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। समझ गए, क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए 43 में क्या है। NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? तो देख लीजिए, चॉपर या टाइलिंग, इसके माध्यम से हम बच्चों को क्या करते हैं, प्राथमिक स्तर पर हम पढ़ाते हैं। समझ गए? तो इसमें बोल रहा है कौन सा भाग नहीं है। सममिति यानी कि समान आकार की, मतलब सममिति यानी कि जैसे अगर ये हो गया ए तो इसको बीच से काट दे तो समान समान आकार का हो गया, तो ये हम बच्चों को बताते हैं। शुरुआत 1 to 5 के बच्चों को हम क्या करते हैं, ये बताते हैं प्राथमिक स्तर पर। प्रतिरूप यानी कि मॉडल हम लेकर के अभी प्रतिरूप के बारे में पढ़े हैं, तो उसको हम बताते हैं प्रतिरूप से। अनुपात जो है बच्चों प्राथमिक स्तर में क्या है, नहीं है। अनुपात जो है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले 2 आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? यानी कि सूत्र का प्रयोग किए बिना बोल रहा है, तो इसमें कौन से सामग्री का प्रयोग करेगा जिससे बच्चों को इसके बारे में हम क्षेत्रफल के बारे में, 2 आयत का क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है, उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो पैमाना जो है दोस्तों, ये हम इसमें यूज नहीं करते हैं। पैमाना अलग हो, स्केल जो है हम किसी को मापने के लिए करते हैं। ग्राफ पेपर जो है दोस्तों, ये हम बताइए, ग्राफ पेपर का यूज हम करते हैं इसमें। समझ गए, किसी भी चीज़ को क्षेत्रफल के बताने में। और धागा का उपयोग जो है हम दोस्तों, धागा इसमें हम उपयोग नहीं करते हैं। और टाइल का उपयोग इसमें करते हैं। क्या समझे, टाइल का उपयोग हम करते हैं। तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, बी और डी ऑप्शन किस में है? तो देख लीजिए, तो बी और डी ऑप्शन जो है 2 नंबर ऑप्शन में है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी और डी। समझे, ग्राफ पेपर का उपयोग हम किस चीज़ में करते हैं? ग्राफ पेपर का उपयोग हम क्षेत्रफल के बताने में करते हैं। समझ गए, तो इसको 2 दशमलव संख्याओं के योग गुना इस तरह से रहता है ग्राफ पेपर, इस तरह से। इसको 2 संख्याओं का गुना जोड़ भाग इसमें भी बता सकते हैं। और जो है असमान आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी इसका ग्राफ पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्षेत्रफल के बारे में था, तो एक तो ग्राफ पेपर हो जाएगा और एक टाइल हो जाएगा। समझ गए, टाइल के द्वारा भी हम क्षेत्रफल के बारे में बताते हैं। चलिए अब आगे देख लीजिए, 45 नंबर देख लीजिए क्या है कि निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? उपलब्धि कम होने का कारण यानी कि गणित से रुचि कम होने का कारण क्या हो सकता है? लिंग तो होगा नहीं। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित का स्वरूप तो होगा नहीं। व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, ये तो होगा नहीं। तो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हमारा जैसा होगा, हमारे अगर सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में मैथ से ज़्यादा, मतलब मैथ से जुड़ा हुआ ज़्यादा आदमी है, मैथ के बारे में ज़्यादा बातें हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, हमारा उपलब्धि स्तर मैथ में कम नहीं होगा। लेकिन जिस समाज या संस्कृति में मैथ की चर्चा नहीं होती है, गणित के बारे में ज़्यादा मतलब ज्ञान नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा उपलब्धि कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ गए। तो चलिए अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, यह समझने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे उपयुक्त है, सबसे बेहतर है? तो देख लीजिए ऑप्शन में लघुत्तम समावर्तक विधि, इसके माध्यम से भी हम बताते हैं बच्चों को बड़ा छोटा के बारे में। जैसे 1/4 है और 1/3 है, तो दोनों को लघुत्तम निकाल के 12 आया तो ऊपर में क्या करेंगे, अगर 3 से ऊपर में गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो ऊपर में 3 और बट्टा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, मतलब 4 से करेंगे तो ये 4/12 हो जाएगा। तो कौन बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हुआ। वैसे भी बोल रहा है कि 1/4 से क्या है, 1/3 बड़ा है, तो ये क्या है, बड़ा है। तो इसके माध्यम से हम बताते हैं, लेकिन इसमें सबसे उपयुक्त बोल रहा है, तो ये प्राथमिक बच्चों के लिए लघुत्तम विधि से हम बताएंगे तो वो जल्दी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर का लेवल का हो जाता है। अब है कागज़ की पट्टियों का प्रयोग। तो कागज़ की पट्टियों का प्रयोग के देख लीजिए, कागज़ की पट्टियों के प्रयोग में हम क्या करते हैं, इस तरह से हम बड़ा छोटा को हम क्या करते हैं, बताते हैं। समझ गए। और उसके बाद है डाइन्स बॉक्स। डाइन्स बॉक्स का प्रयोग जो हम करते हैं स्थानीय मान के बारे में बताने के लिए, उसमें भी इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा होता है, उसको हम क्या करते हैं, स्थानीय मान को बताने के लिए करते हैं, गुना बताने के लिए करते हैं, भाग बताने के लिए करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये 2 से हम 8 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 2 चौका 8 होगा ना, कट जाएगा। तो डाइन्स बॉक्स की मदद से इसको हम बता सकते हैं। तो देखिए 8 है, 8 पट्टी, तो हम 8 ये छोटा छोटा हम 4 और 4 8 हम ले लिए।
इसमें बोल रहा है 8, तो टोटल कितना है 8 है, और बोल रहा है 2 से भाग देना, तो 2 लाइन हम बनाए और कितना आया है 4, तो 4 हमको आ गया है, 4 रो है, कॉलम कितना 4 हो गया और 2 इधर हो गया, तो कितना ये, इसको हम क्या करते हैं, इससे हम भाग बच्चों को बता सकते हैं। इतना समझ गए। चलिए अगला है संख्या चार्ट। संख्या चार्ट की मदद से हम बच्चों को गिनती सिखाते हैं, समझ गए। इसमें भी बड़ा छोटा हम बताते हैं संख्या के बारे में। तो इसमें क्या हो जाएगा, कागज़ की पट्टियों का प्रयोग करके हम जो बड़ा छोटा का प्रयोग जो हम कर सकते हैं, अच्छा से बता सकते हैं। छोटे बच्चों को हम कागज़ की पट्टियों का प्रयोग करके हम बता सकते हैं, समझ गए। तो लघुत्तम समावर्तक विधि होगा नहीं, ये थोड़ा ऊपर का लेवल का हो जाता है। डांस बॉक्स भी डांस बॉक्स है, लेकिन इसमें हम बच्चों को मतलब छोटे बच्चों को भिन्न की अवधारणा इससे सिखाते हैं, ठीक है, न कि बड़ा छोटा के बारे में हम बताते हैं। और संख्या चार्ट की मदद से हम संख्याओं के बारे में हम छोटा बड़ा बताते हैं, ठीक है, गिनती सिखाते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, कागज़ की पट्टियों का प्रयोग। चलिए 47 देख लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। यानी हम जो पाठ्य योजना बनाते हैं, तो बच्चे को मतलब गणित पढ़ाने के लिए जो हम पाठ्य योजना बनाते हैं, तो उसके लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें बताइए। पाठ्यक्रम के अनुकरण, पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, ये होगा नहीं। पाठ्यक्रम के अनुसार हमें बनाना है, पाठ्य पुस्तक के अनुसार, ये होगा नहीं, क्योंकि एनसीएफ कहते हैं कि बच्चों को हमें बाहरी जीवन से भी जोड़ना है। अब है गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। और अगला है विद्यार्थियों को अवसर देना। तो हमें अवसर वाला उत्तर क्या होता है, सबसे अच्छा होता है। हमें अब विद्यार्थियों को अवसर देना है कि वो संकल्पनाओं के निर्माण कर सके, अपनी सोच को विकसित कर सके। तो गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, ये होगा नहीं। ये कॉन्सेप्ट्स इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, तो ये होगा नहीं, ठीक है। और 4 में क्रियाकलापों को लिखना और इसको संदर्भ में प्रश्न देना, ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है विद्यार्थियों को हमें अवसर देना है, ठीक है, जो जिससे वो अपनी संकल्पना को क्या करें, विकसित कर सकें। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक या रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जा सकता। तो एक में देख लीजिए, संरचनात्मक दृष्टिकोण वो होता है जिसमें हम जो है सीखने वाले जो विद्यार्थी होता है, उसको सीखने का जो नज़रिया होता है वो ऐसा होता है कि उसमें क्या होता है कि अपने परिवेश से, अपने समाज से, अपने आस पड़ोस से क्या करता है, सक्रिय रूप से करके सीखता है। क्या होता है, सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो यही रचनावादी कहता है, यानी करके सीखता है। और एनसीएफ 2005 भी जो है रचनावाद से क्या किया, अपना मतलब एनसीएफ 2005 जो फ्रेमवर्क है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो रचनावाद से जुड़ा हुआ है, यानी करके सीखने पर बल देता है। तो इसमें नहीं पूछ रहा है तो कौन सा लक्षण नहीं माना जाएगा, तो इसमें 3 ऑप्शन जो है अच्छा होगा और एक गलत होगा। तो एक में गणित अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका उचित ध्यान दिया जाता है, सही है। अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से सोच सकता है, सही है, क्योंकि सभी में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, समझ गए। उसके बाद है और बुद्धि भी क्या है, सभी का अलग अलग है, सीखने की मतलब क्षमता सबकी अलग अलग है, इसीलिए। अगला देख लीजिए, 3 में है प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाना चाहिए। ये गलत बात है। प्राथमिक स्तर पर विषय परक हमें नहीं करना है, उसके जो है अनुभव से जुड़ा हुआ, उसके जो है परिवेश से जुड़ा हुआ, मतलब उसके अनुभव से जुड़ा हुआ जो है जो भी आकलन होगा उससे हमें करना है। और 4 में गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच संबंधों को उजागर करना, ये गलत है। ये क्या है, सही है, क्या है, सही है। गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर करना, ये सही है। गणित को क्या करना है, दूसरे पाठ्यक्रम से भी जोड़ करके पढ़ाना है। इसमें है प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग नहीं करना है। इस समय बच्चों को ज़्यादातर परीक्षा पर ध्यान नहीं है देना चाहिए, हमें उसके ज्ञान के निर्माण पर जो है खुद से करके सीखने पर जोर देना है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। चलिए 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित की संरचनात्मक यानी रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। तो ये फिर रचनावादी आ गया। तो गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है, तथ्यों को नहीं सिखाया जाता है। 2 में है गणित से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षाकृत होना चाहिए। 3 में है गणितीय पूर्णतया विषय परक है, ये गलत बात है। मार्गदर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, ये क्या है, सबसे अच्छा ऑप्शन है। मार्गदर्शन जो है गणित में सबसे अच्छा पहलू है। बच्चों को जिस तरह का हम निर्देश देंगे बच्चा उसी तरह से करेगा। तथ्यों पर आधारित ये नहीं है, मतलब तथ्यों को सीखने के बारे में, तथ्यों को इसमें हमें ज़्यादातर नहीं ध्यान देता है सिखाने पर, उसके अनुभव को क्या है विकसित किया जाता है इसमें।
गणितीयकरण किया जाता है बच्चों की क्षमता में, ठीक है। आगे है गणितज्ञों की सच्चाई का आविष्कार, ये गलत बात है। गणितज्ञों की सच्चाई का हमें नहीं पता लगाना है। गणित पूर्णतया विषय परक है, ये भी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविमीय क्षमता समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल जो विकसित करना है उसमें कौन सी है? एक में बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, 2 में मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना, 3 में चंद्रमा के उदय होने का, ये तो वैसे ही गलत है। संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, ये 3D में कहाँ बता रहा है। मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारित करना, ये भी 3D विकसित नहीं कर रहा है। ये जो है 3D जो है त्रिविमीय समझ को विकसित करने के लिए है, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। समझ गए। चलिए 51 नंबर देख लीजिए। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 3 इसमें सही होगा और 1 गलत होगा। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। 2 में अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। उसके बाद देख लीजिए विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि गणित के निष्पादन पर असर होता है। और 4 में है गणित विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। इसमें ऑप्शन कौन सा नहीं है? तो ये देख लीजिए, इसमें एक में गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा सभी की होती है, ये सही बात है। सभी में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा होती है, बस ये हमें करना है कि उसका एनवायरनमेंट और वातावरण जो है उसका हमें अच्छा करना है, ठीक है। तो उत्कृष्ट करने की अधिगम करने की क्षमता सभी में होती है, बुद्धि सब में होती है, इसलिए ये स्वाभाविक होता है। बस वही होता है कि जो जिसका परिवेश अच्छा मिलता है वो ज़्यादा सीखता है, जिसका कम मिलता है वो अच्छा नहीं कर पाता है। समझ गए। और 2 में अध्यापक को सीखने वाले के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है, ये गलत बात है। अध्यापक के सीखने वालों पर नहीं। विद्यार्थी की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, ये उतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। आर्थिक पृष्ठभूमि ज़्यादातर इसमें नहीं असर करता है। अगला है विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है, ये भी उतना ऑप्शन अच्छा नहीं है, तो 1 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है कि निम्नलिखित में से कि शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है। कितना है? मेरे पास 6 पेंसिल है। मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। तो मेरे से 2 अधिक है, तो इसमें देख लीजिए क्वेश्चन, मनीष के पास कितनी पेंसिल है? तो मेरे से 2 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, उससे 6 में 2 जोड़ देंगे, तो क्या होगा, मेरे से, ये तो एक तो तुलना हो रहा है कि हम मेरे पास जो है, मेरे पास 6 पेंसिल है और मनीष के पास हमसे 2 अधिक है, यानी तुलना कर रहा है कि हमसे 2 अधिक है। तो मनीष के पास कितना है? तो 8 पेंसिल है। तो उसमें क्या है, तुलना हो रहा है और वो जमा हो रहा है, यानी कि उसमें जुड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तुलनात्मक जमा हो जाएगा आंसर, ठीक है। और देख लीजिए इसमें तुलनात्मक घटाव में क्या हो जाएगा, इसी में जो है मेरे पास 6 पेंसिल है और मनीष के पास मेरे से 2 कम पेंसिल है, तो उसमें क्या हो जाएगा, तुलनात्मक घटाव। और व्यवकलित जमा में हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन देता है कि दीपक के पास कुछ समोसे थे, उसने 2 खा लिया, कि क्या, 2 खा लिया। अब उसके पास 6 समोसे है, तो शुरुआत में दीपक के पास कितने समोसे थे? समझे आप लोग, कि दीपक के पास कुछ समोसे थे, समझ गए, उसने 2 खा लिए, अब उसके पास 6 है, तो शुरुआत में कितना था, तो 8 था उसके पास, यानी कि ये व्यवकलित क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। क्या हो रहा है, व्यवकलित जमा, यानी कि घटा करके हम क्या करें, जमा कर रहे हैं। व्यवकलित जमा यानी कि घटाव करके हम जमा कर रहे हैं। अब देख लीजिए, अब है अगला व्यवकलित जमा, समझ गया। अब व्यवकलित घटाव में क्या करें, किसी पार्क में 9 कुत्ते थे, 7 कुत्ते भाग गए, तो पार्क में कितने कुत्ते बचे? तो ये क्या हो गया, व्यवकलित घटाव हो जाएगा, ठीक है। व्यवकलित जमा, व्यवकलित घटाव समझ गए, तुलनात्मक जमा और तुलनात्मक घटाव समझ गए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तुलनात्मक जमा। चलिए ये तो ऑप्शन थ्योरेटिकल है। हिंदू अरेबिक पद्धति जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है हिंदू अरेबिक पद्धति के बारे में? तो ये एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। यह योगात्मक प्रवृत्ति का होता है। इसका आधार 2 की प्रणाली का पालन करता है, ये गलत बात है। ये जो है बाइनरी का हो जाता है, बाइनरी थ्योरी का। और यह गुणात्मक प्रवृत्ति का होता है, सही बात है। ये तीनों सही है और 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा आप आगे देख लेते हैं। 54 नंबर देख लीजिए।
कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्ययन के लिए वांछनीय प्रक्रिया बताइए, पहचानिए। जो सबसे अच्छा प्रक्रिया है, वांछनीय, अवांछनीय नहीं, वांछनीय, जो बच्चों के लिए फायदेमंद हो। एक में प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए, ये गलत है। अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए, परिभाषा हमें बच्चों को नहीं देना है, गलत बात है, एनसीएफ इसका विरोध करता है। 3 में बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए, वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सके, सही बात है, हमें बच्चों को प्रचुर अवसर देना चाहिए, अवसर वाला उत्तर होता है, समझ गए, याद रखिएगा। अंतःक्रिया, सक्रिय सहभागिता, सक्रिय भूमिका, ये सब उत्तर होता है। प्रोत्साहित वाला उत्तर होता है, प्रोत्साहन वाला, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 नंबर। 4 भी देख लेते हैं क्या है कि प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति समझ हमें विकसित नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 55 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कना का सूचक है, गणितीय तर्कना का, मैथमेटिकल रीजनिंग का। तो एक में देख लीजिए, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने के लिए, परिभाषा का तो विरोध करता है एनसीएफ। गणितीय प्रक्रिया में तर्क संगतता देने की क्षमता, ये सही है। गणित में क्या करना है, हमें गणितीयकरण करना है, बच्चों को गणित की तर्क शक्ति का विकास करना है। परिकलन में निपुणता करना, ये नहीं होगा। विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों का स्मरण करना, स्मरण का विरोध करता है एनसीएफ, याद करने का पूर्ण रूप से विरोध करता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि अभी हम पैडागोजी लेकर के चल रहे हैं, कंटेंट लेकर के आएंगे तो उस पर हम चर्चा कर देंगे। चलिए ट्रेन वाला यहाँ पर भी ये भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर हर बार आता है क्वेश्चन। तो चलिए अब लगता है पैडागोजी खत्म हो गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, धन्यवाद।